देखिए सबसे पहले देखो आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 77। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपके पास में 77 दिया हुआ है ना, ये जो गिवन है 77, ये जो 77 दिया हुआ है, इसके आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसके गुणनखंड या समापवर्तक की कुल संख्या बतानी है कि सर 77 के कितने गुणनखंड होंगे या कितने फैक्टर्स होंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि सर देखो फैक्टर्स जिसे गुणनखंड या समापवर्तक कहा जाता है, और जिसे गुणज जिसे समापवर्त्य, देखो वर्तक और वर्त्य दोनों अंतर है, गुणनखंड और गुणज, फैक्टर, मल्टीपल, ये होते क्या। देखो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, एक बार आपको फिर से बता रहा हूं कि जब भी आपको अगर समापवर्तक या गुणनखंड ये आपको फैक्टर दिखाई दे तो आपको एक ही बात समझनी है कि सर ये हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सर डिवाइड, ध्यान रखना। और मल्टीपल से क्या बनता है सर, मल्टीप्लाई। अब दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि सर अगर हम किसी नंबर के अंदर अगर किसी नंबर्स का डिवाइड करेंगे तो हम उस नंबर से आगे नहीं जा सकते, इससे आगे थोड़ी जा सकते। चलिए यहाँ पर 15 ले लेते हैं, तो क्या 15 क्या कि 16 का इसमें डिवाइड होगा, 17 का होगा, 20, 30 नहीं, इसके आगे आप किसी का भी डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ, इससे पहले आप 1 का कर सकते हो, 3 का हो सकता है, इसमें 5 का हो सकता है और 15 का हो सकता है। लेकिन जो भी इसके अंदर डिवाइड करोगे सभी नंबर्स कैसी रहेगी सर, पीछे की तरफ, इससे पीछे तो रहेगी। और वो नंबर कैसी होनी चाहिए कि सर अगर हम इस नंबर का इस नंबर में अगर डिवाइड करें तो हमारे पास में रिमाइंडर या शेषफल कितना रहना चाहिए, रिमाइंडर या जो शेषफल होता है वो भी कितना रहना चाहिए सर, 0। और अगर किसी नंबर में किसी नंबर का डिवाइड कर रहे हो और आपके पास में रिमाइंडर या शेषफल 0 रह रहा है तो आप उसे क्या कहते हो सर, हम उसे कहते हैं कंप्लीटली डिविजिबल। उसे क्या कहते हैं, कंप्लीटली डिविजिबल कहते हैं, जिसे हिंदी में कहा जाता है पूर्णतया विभाज्य कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है, पूर्णतया विभाज्य। तो ये तो होता है हमारे पास में फैक्टर। तो ध्यान रखना फैक्टर कभी भी किसी भी नंबर से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि बड़ा होगा तो फिर डिवाइड कैसे करोगे। बस इतना ध्यान रखना, फैक्टर बोले तो डिवाइड, गुणनखंड या गुणज बोले तो भाग, और डिवाइड कभी उससे आगे नहीं जा सकता। और सबसे छोटा फैक्टर कौन सा हो जाएगा सर, 1, क्योंकि एक का सभी संख्याओं में गुणा, सॉरी सभी संख्याओं में भाग जाएगा, सभी नंबर इससे डिविजिबल होंगे। दूसरा बात आता है कि सर समापवर्ती या गुणज या मल्टीपल क्या होता है। तो चलिए कोई भी हम नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया सर 30, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, 30 को क्या करना है सर, मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीपल का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। अगर मैं 30 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 4, और इसी तरह बढ़ाते ही जाओ तो आप कहोगे सर इनका तो कभी अंत ही नहीं आएगा। तो जब अंत ही नहीं आएगा तो उसे हम बोलेंगे अनंत, जिसे हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं इन्फिनाइट। तो यानी कि इस 30 को हम 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 30 को 3 से भी कर सकते हैं, 30 को 4 से भी, और इसी तरह मल्टीप्लाई करते हुए हम इन्फिनाइट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आपने जब 30 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास में आंसर रहेगा सर 30। 30 को 2 से किया तो 60, 30 को 3 से किया तो 90, 30 को 4 से किया तो 120, और इसी तरह ये आगे बढ़ता जाएगा। और जब 30 को इन्फिनाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर भी कितना रहेगा, इन्फिनाइट ही रहेगा। तो आपने क्या बात देखी कि सर जब भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं या गुणज पता कर रहे हैं तो मुझे एक बात बताइए, क्या इस 30 से पीछे की कोई नंबर आई आपके पास में, 29, 28, 15, 17, 16, 10, 2, 1 नहीं आया ना। क्यों नहीं आया, क्योंकि सर किसी भी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कम से कम 1 से तो गुणा करना ही पड़ेगा, कम से कम 1 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। और अगर आप किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आंसर में क्या आएगी सर, वही नंबर आएगी। मतलब कि सबसे छोटा जो गुणज होगा या सबसे स्मॉलेस्ट जो मल्टीपल होगा वो कौन होगा, वो नंबर खुद होगा। लेकिन सर इसका अंत तो कहीं है ही नहीं, तो जब अंत नहीं है तो आप इसको कहां तक मल्टीप्लाई कर सकते हो सर, हम इसको अनंत तक या इन्फिनाइट तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अगर कोई नंबर इन्फिनाइट से मल्टीप्लाई होगी तो वो उसका आंसर भी कितना होगा, इन्फिनाइट या अनंत होगा। इसका मतलब कि सबसे बड़ा गुणज या ग्रेटेस्ट मल्टीपल कौन होता है सर, ग्रेटेस्ट मल्टीपल होता है हमारे पास में इन्फिनाइट। कौन होता है, इन्फिनाइट या अनंत। ये दो बातें तो आपको महत्वपूर्ण याद रखनी है। अब हम बात करते हैं सर इस क्वेश्चन की कि सर जब हमारे पास में अगर टोटल फैक्टर्स फाइंड आउट करने हो, मतलब आप समझ गए ना, फैक्टर्स का नाम आते ही सर, फैक्टर्स का नाम आते ही डिवाइड।
गुणनखंड या समापवर्तक का नाम आते ही भाग करना है, यानी कि सभी नंबर 77 से छोटी रहेगी। लेकिन सबसे पहले करना क्या है, अगर आपको टोटल नंबर फाइंड आउट करने हो या फिर टोटल फैक्टर्स फाइंड आउट करने हो, अगर आपको ये पूछ ले कि कौन कौन से इसके गुणनखंड या समापवर्तक होंगे, इसके फैक्टर्स पता करो, तो आपको एक ही काम करना है। सबसे पहले इस 77 का डिवाइड कर सॉरी एलसीएम करना है। सबसे पहले क्या करना है, इसका एलसीएम करना है। 7, क्योंकि देखो 2 का इसमें डिवाइड होता नहीं, 3 का नहीं होता, 4 का, 5 का, 6 का और सीधा 7 का इसमें डिवाइड होगा। तो 7 का 11 टाइम 11 में 11 का डिवाइड होगा, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब कि जब इसमें हमने एलसीएम किया तो हमारे पास में एलसीएम कितना आया, तो सर जो एलसीएम हमारे पास में रहा वो तो ये वाले नंबर ही रहेंगे हमारे पास में, 7 मल्टीप्लाई 11 रहेंगी। अब एक बात बताओ, 7 के ऊपर पावर कितनी, अब आप कहोगे सर ये पावर वाला क्या नया मेथड लेके आ गए। देखो पावर क्या होती है ये मैं सिखा देता हूँ। पावर या जिसे हिंदी में घात कहते हैं, ये क्या होता है, जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखता हूँ। मैंने लिखा सर 2 × 2 × 2, तो अब एक बात बताइए कि यहाँ पर 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, तो आप कहोगे सर 2 हमारे पास में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, तो 2 की पावर कितनी, 3। अगर मैंने लिखा कि सर 4 की पावर 5, इसका मीन्स पता है क्या है, 4 हमारे पास में 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 3, 4 और 5, ये हमारे पास में क्या रहेगा सर, आंसर रहेगा। तो इसे बोलते हैं सर पावर या घात कहते हैं, ध्यान रखना इस बात को। तो आप कहोगे इसका मतलब कि सर यहाँ पर 7 की पावर 1 रहेगी, यस 7 की पावर 1 रहेगी, मल्टीप्लाई सर 11 की पावर कितनी रहेगी, सर 11 की पावर भी 1 रहेगी। अब देखो एलसीएम से आपने ये पता कर लिया कि सर किसकी पावर कितनी है। इस बात की हमें जानकारी कहाँ से पता चली, सर इस बात की जानकारी हमें एलसीएम से पता चली, ठीक है। पहला पॉइंट तो हमारा ये होना चाहिए। दूसरी बात कि सर आपने ये तो सिखाया नहीं कि फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए वो भी बताता हूं। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टीएनएफ लिख रहा हूं जिसको मैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स है, गुणनखंडों की कुल संख्या, जब आपको केवल नंबर पता चलेगा, इससे ये नहीं पता चलेगा कौन कौन से इसके मल्टी फैक्टर्स होंगे, कौन कौन से के गुणनखंड होंगे, केवल ये पता चलेगा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, इसके कुल गुणनखंड या समापवर्तक कितने हैं। तो क्या करना है, छोटा सा काम करना है कि जो भी आपके सामने पावर लिखी हुई है, जो भी आपके सामने पावर लिखी हुई है, इन पावर में 1 प्लस कर दो। तो सर इसमें 1 प्लस कर दो और इसमें भी 1 प्लस कर दो, दोनों पावर में, और दोनों को कर दो मल्टीप्लाई। 1 और 1 कितना हो गया, 2। 1 और 1 कितना हो गया, 2। 2 और 2 कितना हो गया, मल्टीप्लाई किया तो सर 4। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे सर, हमारे पास में होंगे 4। लेकिन सर आप हमें ये तो सिखा दो कि सर अगर हमें ये पूछ ले कि 77 के कौन कौन से फैक्टर है, फिर कैसे बताओगे। देखिए आपको करना कुछ नहीं है, छोटा सा काम करना है। एलसीएम जो लिखा हुआ ना आपके पास में, क्या लिखा हुआ है सर, 7 मल्टीप्लाई 11 लिखा हुआ है। अब एक काम करो, सबसे पहले यहां पर लिखो 77, यहां पर क्या लिखो, 77 लिखो। लिखा, क्योंकि फैक्टर्स किसके पता करने, 77 के। इस 77 में सबसे पहले 1 का डिवाइड करो, क्योंकि 1 का तो सभी नंबर में डिवाइड होगा। तो 1 का अगर आप 77 में 1 का डिवाइड करोगे तो कितने टाइम होगा, 77 टाइम होगा। अब एक बात, अब देखना, आपने एलसीएम बनाया ना, उसके ऊपर बना लो एक बॉक्स, बॉक्स बना लिया। अब यहां से देखो 1 के बाद में कौन सा नंबर आएगा सर, 2। क्या वो 2 इस बॉक्स में आप बना सकते हो कहीं से भी ना। 3 बना सकते हो, नहीं इस बॉक्स में। 4 नहीं, 5 नहीं बना सकते, 6 नहीं बना सकते, क्या 7 बना सकते हो, हाँ सर 7 क्यों नहीं बना सकते, ये रहा। तो एक काम करो, फिर इसमें 7 का भी डिवाइड कर दो। जब 77 में 7 का डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम होगा सर, 11 टाइम होगा। इसमें से क्या 8 बना सकते हो, नहीं। 9 बना सकते हो, नहीं। 10 नहीं। 11, हाँ 11 बन सकता है। आपने लिखा 11, 11 का कितने टाइम डिवाइड हुआ, इसमें करना, ध्यान रखना डिवाइड किस में करना है, हमेशा इसमें करना है। 11 का कितने टाइम हुआ सर, 7 टाइम। आपने देखो क्या ये यहाँ पर इसका वापिस इसका रिपीट नहीं हो गया, सेम टू सेम, 7 मल्टीप्लाई 11, 11 मल्टीप्लाई 7, हाँ सर ये तो रिपीट हो गया। सेम कहानी फिर से आ गई कि जो ऊपर लिखा हुआ वो यहाँ लिखा हुआ है, बस यहाँ पर आपको रोक देना है। और आपके पास में ये जो अंदर इस बॉक्स में जो भी लिखा हुआ है वो आपके इसके गुणनखंड है। कौन कौन से हो गए सर, 1, 7, 11 और 77, ये इसके
4 क्या है सर इसके गुणनखंड या समापवर्तक। ये 4 फैक्टर्स या फैक्टर्स है इसके 77 के। कौन कौन से सर? एक तो 1, एक 7, एक 11 और एक 77। और हमने भी यहाँ पे क्या फाइंड आउट किया था, कितने रहेंगे 4। इसमें भी कितने आ रहे हैं 4, तो ये रहेंगे। ठीक है, एक बार के लिए सभी स्टूडेंट अपने आप से खुद से इसको समझ लीजिए। सबसे पहले देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको जब भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पता करने हो ना कि कुल इसकी कितने फैक्टर है, सर टोटल नंबर फैक्टर्स, टोटल नंबर बताने हैं। क्या बताने हैं? फैक्टर्स इसके 125 के। 125 के क्या बताने सर? गुणनखंड या समापवर्तक की कुल संख्या। फैक्टर गुणनखंड या समापवर्तक, इसका मीन्स क्या हो गया सर? इसका मीन्स हो गया डिवाइड। ध्यान रखना, सबसे पहले अगर आपको कभी फैक्टर्स की टोटल नंबर फाइंड आउट करनी है या कुल संख्या पता करनी हो तो हमेशा क्या करना है सर? 125 में डिवाइड कर देना है। सॉरी, उसका पहले एलसीएम करना है। एलसीएम करोगे तो आपको पता चलेगा कि लास्ट में 5 है, तो किसका डिवाइड करेंगे सर? 5 का। 5 का किया तो कितने टाइम है सर? 25। 25 टाइम रहेगा। 25 में फिर से 5 का डिवाइड किया 5 टाइम। 5 में 5 का डिवाइड होगा 1 टाइम। अब हमारे पास में जो एलसीएम रहेगा कौन सा रहेगा सर? ये वाले नंबर हमारे पास में एलसीएम रहेंगे, एलसीएम। और एलसीएम कितना रहेगा? 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब एक काम करो, अब मुझे बताओ कि पावर में बनाना है इनको, तो आप कहोगे सर 5 की पावर 3 रहेगी, क्योंकि यहाँ पर तो ओनली 5 के अलावा कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो क्या कहोगे सर? 5 की पावर 3 होगी। अब अगर आपको जब भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टीएनएफ का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंड या समापवर्तकों की कुल संख्या। अगर आपको ये वाला फाइंड आउट करना है तो आपके पास में जो भी आपके पास में दे रखी है क्या सर? पावर, उस पावर में +1 कर देना है। पावर में क्या कर देना है? +1, जैसा यहाँ पे हमने किया था। यहाँ क्या किया था? 7 की पावर 1 थी, 11 की पावर 1 थी, तो इसमें भी 1 प्लस किया, इसमें भी 1 प्लस किया और दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई। इस बार हमारे पास में दूसरी कोई नंबर नहीं है, केवल 5 है, तो हम केवल 5 की पावर 3 लिखा। 3 में किया 1 प्लस, तो कितना हो गया सर? 4। इसका मतलब कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने रहेंगे सर? 4 रहेंगे। 4 आ गए। कुल गुणनखंडों की संख्या कितने हो गई सर? 4। इसके बाद में हमें ये भी पता करना है कि इसके कौन कौन से गुणनखंड होंगे। सर कौन कौन से होंगे वो भी बताना है। तो सबसे पहले आपने जो एलसीएम लिखा, आपने जो एलसीएम लिखा है वो क्या लिखा है सर? एलसीएम इज इक्वल टू हमने लिखा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। यहाँ पे जो नंबर बना है वो कौन सा सर? 125 हमारे पास में रहेगा नंबर। कौन सा रहेगा? 125 नंबर रहेगा। 125 हमारे पास में नंबर रहेगा। 125 हमारे पास में रहेगा। अब देखो 125 में क्या करना है, इसके बाद में क्या हुआ कि सर जब हमने 125 किया तो 125 को ध्यान रखना, सबसे पहले 1 का डिवाइड करना, क्योंकि सर किसी भी नंबर में 1 का डिवाइड तो होगा ही होगा। तो सबसे पहले हमने लिखा 1, और 1 का इसमें कितने टाइम हुआ सर? 125 टाइम हुआ। अब इस पे बना लीजिए एक बॉक्स, क्योंकि सारा काम इस बॉक्स से ही होना है। 1 के बाद में कौन सा नंबर आता है सर? 2। क्या ये 2 आपको इस बॉक्स में मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो 2 का डिवाइड नहीं हो सकता। 2 के बाद में 3, क्या 3 इस बॉक्स में मिलेगा? नहीं। 3 के बाद में 4, क्या 4 इस बॉक्स में मिलेगा? नहीं। 4 के बाद में 5, क्या 5 इस बॉक्स में मिल सकता है? सर बहुत है 5, तो किसी को भी ले लो। हाँ सर, तो 5 मिल रहा है ना, तो फिर कीजिए सर 5 का डिवाइड। चलिए 125 में 5 का डिवाइड कितने टाइम हुआ सर? 25 टाइम, ये लिख लिया। 5 के बाद में बताइए कि कौन सा नंबर आएगा? 6, 7, 8, 9, 10। सर 10 बना सकते हो? अरे नहीं बना सकते, 10 के लिए चाहिए 5 मल्टीप्लाई 2 चाहिए। यहाँ पर कहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 2? 5 तो लिया होगे, 2 कहाँ से लाओगे? 11, 12, 13, इससे किसी से भी बना सकते हो, जरूरी नहीं कि यहाँ पे सीधा लिखा हो। अब जैसे 5 मल्टीप्लाई 5, तो इनको किसी को भी आपस में मल्टीप्लाई करके आप बना सकते हो। 13, 14, 15, देखो 15 के लिए 5 मल्टीप्लाई 3 चाहिए ना, 15 के लिए वो नहीं मिलेगा। फिर सर 20 भी नहीं मिलेगा, सर 25 मिल सकता है। अगर मैं किसी भी दो 5 को अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास में क्या बनेगा सर? 25 मिलेगा। इसका मतलब कि इसमें 25 का भी यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो। तो जब हमने 25 का डिवाइड किया तो कितने टाइम हुआ सर? 5 टाइम। लेकिन सर जैसे आपने ये लिखा तो हमें पता चला कि ये वाले नंबर तो हम पहले लिख चुके हैं, ऐसा कैसा? ऐसा कैसा पहले लिख चुके हैं ना, तो उससे आगे नहीं जा सकते।
मतलब कि सर जैसे रिपीटेशन हो जाएगा, पुनरावृत्ति हो जाएगी, तो हम वहीं पे रुक जाएंगे। तो सर ये हमारे पास में क्या रहेंगे सर, फैक्टर्स रहेंगे। कौन कौन सा सर, एक तो हमारे पास में हो गया 1, एक 5, एक 25 और एक 125। तो इसके फैक्टर्स कौन से हो गए, इसके गुणनखंड कौन से हो गए सर, 1, 5, 25 और 125। ये हमारे पास में क्या रहेंगे सर, फैक्टर्स या गुणनखंड या समापवर्तक रहेंगे। इस तरह ये हमें सोल्व करना था। एक बार के लिए वापिस इसको देख लीजिए। अब आपके पास में ट्रिक है, ट्रिक वो जो पहले से मैंने आपको बता रखी कि सर जो भी फैक्टर होगा या गुणनखंड होगा, वो हमेशा जो भी नंबर होगा उससे हमेशा क्या होगा, छोटा या उससे स्मॉलर होगा। क्योंकि देखो फैक्टर का मतलब क्या हुआ सर, फैक्टर का मतलब होता है डिवाइड। फैक्टर का मतलब क्या होता है हमेशा, फैक्टर किसे कहते हैं सर, डिवाइड को कहते हैं। तो क्या डिवाइड किसी नंबर से आगे जा सकता है, नहीं सर, किसी भी नंबर से डिवाइड आगे नहीं जा सकता। गुणनखंड या समापवर्तक किसी भी संख्या से आगे नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि सर उससे बड़ी संख्या का डिवाइड कैसे कर दोगे आप इस नंबर से बड़ी नंबर का डिवाइड नहीं कर सकते। मल्टीपल से गुणज सर वो किसी नंबर से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि कम से कम हमें एक से तो गुणा करना ही पड़ेगा भाई, कम से कम हमें 1 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अगर हमने 1 से भी मल्टीप्लाई कर दिया तो वो तो नंबर तो वही आ गई। तो मिनिमम से मिनिमम सर वो नंबर तो हमारे पास में लिखा ही जाएगा। तो यानी कि ये तो पता चल गया कि ये आंसर तो रहेगा रहेगा, तो इससे छोटा नहीं हो सकता। मल्टीपल या गुणज में इस नंबर से छोटा नहीं हो सकता, और फैक्टर में इस नंबर से बड़ा नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। क्योंकि मल्टीपल्स का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई, तो कम से कम एक से तो गुणा करोगे ही करोगे, कम से कम 1 से तो मल्टीप्लाई करेंगे ही करेंगे। जब वह 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो तो उससे छोटा नहीं हो सकता। तो ये बात, दोनों बातें ध्यान रखना। एक बार के लिए इसको वापस एक बार रीड कर लीजिए, इस जो आपके सामने जो बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, इस स्लाइड को एक बार अच्छे से वापस एक बार 2-3 बार पढ़ लीजिए, ताकि आपको पता रहे कि सर फैक्टर जो होता है वो डिवाइड होता है, गुणनखंड या समावर्तक भाग होता है जो उस नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर बड़ा हो जाएगा तो उसका भाग नहीं जा सकता, उसमें डिवाइड नहीं कर सकते। और जो मल्टीपल्स होंगे, जो गुणज होंगे, यानी मल्टीप्लाई, तो वो उससे छोटे नहीं हो सकते, सॉरी हाँ उससे छोटे नहीं हो सकते, क्योंकि कम से कम हमें एक से तो गुणा करना ही पड़ेगा, मल्टीप्लाई 1 तो करना ही करना पड़ेगा। तो वो उससे स्मॉलर नहीं हो सकता, उससे छोटा नहीं हो सकता, तो हमेशा उससे बड़ा होगा, और जिसकी कोई सीमा नहीं है। मल्टीपल्स कहीं नहीं रुकते, मल्टीपल्स चलते जाते हैं चलते जाते हैं चलते जाते हैं, जितने आप चलाना चाहो। लेकिन फैक्टर्स रुक जाएंगे। क्यों रुक जाएंगे सर, क्योंकि फैक्टर्स 1 से तो स्टार्ट होंगे। फैक्टर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 से स्टार्ट होंगे ना, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर डिवाइड करेंगे तो कम से कम 1 का तो डिवाइड करेंगे करेंगे। 1 से स्टार्ट होंगे और कहाँ पे आके रुक जाएंगे सर, उस नंबर पे आके रुक जाएंगे, नंबर से आगे जाएंगे नहीं। नंबर मल्टीपल्स सर नंबर से स्टार्ट होते हैं और अंत उनका होता नहीं है, इन्फिनाइट तक होते हैं, अनंत तक होते हैं। एक बार रिवाइज कर लीजिए। ओके, रिपीट कर लिया होगा, छोटा सा पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले स्लाइड में क्या लिखा हुआ है। देखो अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ध्यान रखना। ये पॉइंट्स है जो आपको याद रखने, और याद क्या है ये तो समझ में आ जाएंगे। अगर समझ में आ जाएंगे तो अपने आप याद रख जाएंगे। देखो पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एवरी नंबर हैज ए फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स। प्रत्येक संख्या के निश्चित गुणनखंड होते हैं। इसका मतलब पता है क्या होता है, फाइनाइट निश्चित का मतलब कि सर हमारे पास में कोई भी अगर नंबर आप हमें दोगे तो हमें पता होगा कि इस नंबर के कितने फैक्टर्स होंगे, 2, 4, 5, 10, 15, 20 जितने भी होंगे टोटल काउंटिंग में। तो हमें पता होगा कि सर इसके इतने फैक्टर्स। क्यों, क्योंकि सर वो नंबर के जो फैक्टर्स होंगे वो 1 से तो स्टार्ट होंगे और उस नंबर पे आके रुक जाएंगे, यानी अनंत तक तो जाएंगे नहीं। किसी भी नंबर के फैक्टर्स अनंत तक जा सकते हैं, नहीं सर, वो 1 से स्टार्ट होते हैं और उस नंबर पे आके रुक जाते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और उस नंबर पे आके रुक जाते हैं। इसका मतलब कि सर हम उनको काउंट कर सकते हैं। देखो फाइनाइट या निश्चित किसे कहते हैं, जिस चीज को आप काउंट कर सकते हो। क्या मल्टीपल्स को काउंट कर सकते हो आप, क्योंकि मल्टीपल्स तो अनंत तक जाएंगे। अगर जैसे मैं इसके मल्टीपल का बताऊं, क्या आप मुझे बताओ कि 30 के कितने मल्टीपल होंगे। आप कहोगे सर 30, 60, 90, 121, 2, 3, 4, ये तो सर चलते जा रहे हैं। तो इनको आप कभी भी काउंट नहीं कर सकते, इनका कोई अंत नहीं, ये रुकेंगे नहीं। लेकिन सर अगर आप फैक्टर्स पता करना चाहो, जैसे 15 के फैक्टर्स हैं, तो वो हमें पता है 1 से स्टार्ट होंगे और 15 पे आके रुक जाएंगे। हम काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, उनको हम काउंट कर सकते हैं। तो काउंट कर सकते हैं मतलब निश्चित है, किसी चीज को पता है कि सर इतने ही रहेंगे, वो फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है, वो फाइनाइट है, वो निश्चित है कि सर इतने ही होंगे। तो हर संख्या के या एवरी नंबर या प्रत्येक संख्या के पास में क्या होता है, फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, निश्चित गुणनखंड हो सकते हैं।
तो ये हो सकता है कि ये बात असत्य असत्य, ट्रू और फॉल्स, तो सर ये हमारे पास में ट्रू रहेगी। अब वहां पे क्या लिखा होगा, एवरी नंबर हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी अनंत होते हैं उसके, अनंत गुणनखंड होते हैं, अनिश्चित गुणनखंड होते हैं। नहीं सर, किसी भी नंबर के गुणनखंड या फैक्टर्स निश्चित होते हैं, क्योंकि वो उससे पीछे होते हैं, एक से स्टार्ट होते हैं, तो 1 से स्टार्ट होते हैं, उस नंबर तक काउंट कर लेंगे कितने होते हैं। ये बात पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, एक प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है। हाँ सर, देखो कोई भी नंबर होगी उसके कम से कम 2 फैक्टर तो होंगे होंगे। कौन कौन से सर, एक तो खुद, यहां समझा देता हूं ना, जैसे कोई भी नंबर लिखा मैंने, जैसे मैंने लिखा 30, तो आप क्या कहोगे सर, इसमें एक तो 1 का डिवाइड होगा और एक 13, ये दो तो फिक्स ही है। अगर मैंने लिखा सर 25, तो सर 25 में 1 का भी डिवाइड होगा और 1 में अलावा 25 का भी डिवाइड होगा। हाँ, इसके अलावा इसके अंदर 5 का भी डिवाइड होता है। मैंने लिखा सर 30, तो 30 में आप कहोगे सर 1 का तो डिवाइड होगा, 30 का भी डिवाइड होगा, इसके अलावा सर इसमें कुछ और नंबर है, जैसे 2 है, 3, 5, 6, 10, 15, ये नंबर्स भी है। लेकिन ये दो तो देखो सभी में फिक्स आ रहा है, एक तो 1 और एक जो नंबर खुद होता है इटसेल्फ, वो दोनों नंबर तो आपके पास में होगी होगी। तो 1 सबका फैक्टर्स होगा, 1 सभी संख्याओं का गुणनखंड होगा, क्योंकि 1 का सब में डिवाइड जाएगा। एक जो नंबर देखिए वो खुद भी क्या होगी सर, उस नंबर की फैक्टर होगी, और वो सबसे बड़ा फैक्टर होगा। देखो अगर मैं 13 का फैक्टर्स पता करूं, तो सर सबसे ग्रेटर सबसे स्मॉलर फैक्टर 1, सबसे ग्रेटर 13, 25 में सबसे स्मॉलर 1, सबसे ग्रेटर 25, 30 में सबसे स्मॉलर 1 और सबसे ग्रेटर 30। इसका मतलब कि सर किसी भी संख्या के गुणनखंड या किसी भी नंबर के फैक्टर, उसमें स्मॉलर 1 रहेगा और ग्रेटर वो नंबर खुद रहेगा। ये लिखा हुआ है, एक प्रत्येक संख्या के गुणनखंड होता है, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, प्रत्येक संख्या स्वयं की एक गुणनखंड होती है। तो एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, यानी खुद की वो खुद गुणनखंड होती है। ये बात हमने आपको यहाँ से सिखा दी कि सर प्रत्येक संख्या का एक भी एक गुणनखंड होगा, इसके अलावा सर जो नंबर लिखा होगा वो खुद भी एक उसका क्या होगा, फैक्टर होगा या एक गुणनखंड होगा। ध्यान रखना समाप्त। एवरी फैक्टर, देखना ये पॉइंट, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर, प्रत्येक गुणनखंड दी गई संख्या से कम या उससे बराबर होगा। जो सारी बातें हमने तो पीछे सीखी ना, उन्हीं बातों को वापस बस पॉइंट्स में लिख रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लिखा होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, उस समय यहाँ पर कुछ क्या करेगा, उसमें चेंजेस कर देगा। एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर, प्रत्येक गुणनखंड या समापवर्तक दी गई संख्या से या तो कम होगा या उसके बराबर होगा। पता है ना, क्योंकि गुणनखंड या फैक्टर होने का मतलब क्या है, डिवाइड है। तो क्या डिवाइड उस नंबर से आगे जाएगा, क्या उससे बड़ा हो सकता है, मोर देन हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, नहीं सर, लेस देन होगा या उसके इक्वल होगा, या तो उससे कम होगा या उसके बराबर होगा। किसी भी नंबर का देख लो, जैसे 30 का देख रहे हैं तो सर 1 2 3 5 6 10 15 30, ये सारे इसके फैक्टर्स या गुणनखंड है, जो या तो इसके बराबर है, देखो 30, या इससे क्या है सर, इससे लेस देन है, इससे छोटे हैं। क्या कोई भी फैक्टर ऐसा है जो 30 को क्रॉस कर गया, क्या कोई भी फैक्टर ऐसा है जो 30 को क्रॉस कर गया, नहीं सर, 30 को तो क्रॉस नहीं कर सकता। तो सर किसी भी नंबर का जो फैक्टर होगा वो या तो उससे लेस देन होगा या उसके इक्वल होगा, या तो उससे कम होगा या उसके बराबर होगा, कभी भी उससे बड़ा नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में द मिनिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर इज 2, 1। आवाज नहीं आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान रखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द मिनिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स, मिनिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर इज 2। ध्यान रखना, द मिनिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स, हाईलाइट कर देता हूं, द मिनिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स, द मिनिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर इज 2। कौन कौन से, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ध्यान रखना, दी गई संख्या के, आपके पास में जो भी संख्या दी हुई है उसके न्यूनतम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, सर 2 होगी। एक तो कौन कौन सा सर, एक तो 1 होगा और एक वो संख्या स्वयं होगी, क्योंकि कम से कम किसी भी नंबर के 2 फैक्टर्स तो होंगे ही होंगे, मिनिमम 2 फैक्टर्स तो उसके होंगे ही होंगे। कौन कौन सा सर, एक तो जो नंबर दिया होता है वो खुद होगा, एक 1 होगा। सर ये दो तो किसी भी संख्या के ले लो,
जैसे हमने यहाँ पर 13 देखा, 25 हुआ, 30 हुआ, तो सर ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जिसका पास में दो गुणनखंड नहीं हो, जिसके टू फैक्टर्स नहीं हो, ऐसा कोई नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि सर आप कोई भी नंबर आप अपने मन से लिख दो, उसका वन तो होगा ही होगा, एक वो नंबर खुद होगा, ये दो तो फिक्स है। कुछ भी लिख दो सर, कुछ भी नंबर लिख दो, चाहे आपको जो मर्जी है वो नंबर आप मन में सोच लो। आप चलो सभी स्टूडेंट एक बार के लिए अपने मन में एक नंबर सोचो, और फिर मैं बताता हूँ कि उसके कौन कौन से गुणनखंड होंगे। आज मैं आपको एक मैजिक सिखाता हूँ। सभी स्टूडेंट अपने मन में कोई भी एक नंबर सोच लीजिए, जो आपकी मर्जी है वो सोच लीजिए, कितनी बड़ी कितनी छोटी। अब सर हाँ सर मैं ये बोल रहा था, सर आपने लिखा है द मिनिमम नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ गिवन। इसको छोड़ दो ऋषि, एक बार इसको मत बात करो, मैं जो बता रहा हूँ वो सोचो अपने मन में। सभी स्टूडेंट, कोई बात नहीं, तो मैं बता रहा हूँ प्रोसेस को, रुको, बीच में नहीं बोलते ना। सभी स्टूडेंट मन में एक नंबर सोच लो, आपको जो मर्जी है वो सोच लो। अब देखो मैं एक मैजिक बताता हूँ, मैं ना उसके फैक्टर्स पता कर लूंगा, कम से कम उस नंबर में वन का डिवाइड होगा, ये पक्की बात है। क्योंकि वन से तो छोटी आपको नंबर लेनी नहीं है ना? क्योंकि आपको नहीं बोलना नहीं है ना, बोला ना, बोलना नहीं है, माइक ऑन करके बोलना नहीं है। आपको केवल नेचुरल नंबर लेनी है, प्राकृत संख्या लेनी है जो वन से स्टार्ट होती है, उनमें से किसी को चूज करनी है। उस आपने जो भी नंबर सोची है ना, उसमें वन का डिवाइड होगा, ये पक्की बात है। उसके बाद में उस नंबर में जो आपने नंबर सोची है ना, उस नंबर में उस नंबर का भी डिवाइड होगा, ये दो तो फिक्स होंगे। जो आपने नंबर सोची है उसमें वन का डिवाइड होगा, उसके अलावा उस नंबर में उस नंबर का भी डिवाइड होगा। और अब मैं कह सकता हूं कि आपने जो भी नंबर सोचिए कुछ भी, उसके कम से कम दो फैक्टर्स तो होंगे या गुणनखंड या समापवर्तक होंगे। कौन कौन से? एक तो वन, एक जो आपने नंबर सोची है वो खुद, ये दो फैक्टर्स तो होंगे। इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये दो तो होंगे, इतना मुझे पता है कि कम से कम आपने कुछ भी सोची हो, चाहे कितनी बड़ी नंबर सोची हो, उसमें एक तो वन और एक उसका खुद, ये दो उसके फैक्टर्स होंगे। अब देख लो, अब इधर आ जाओ वापिस। द मिनिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर इज टू। काउंटिंग में कितने होंगे? टू। कौन कौन से? वन एंड द नंबर इटसेल्फ, एक तो वन और एक नंबर खुद। दी गई संख्या के न्यूनतम गुणनखंडों की संख्या, यानी कि कम से कम गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है? दो होती है। कौन कौन से? एक और वो नंबर खुद, वो दोनों होती है। चाहे कोई भी नंबर, जैसे हमने 7 लिया, 1 और 7, 4, 1 और 4, इसके अलावा 2 तो है ही, 2, 1 और 2, 15, 1 और 15, यानी कि ये तो सभी नंबर्स के कम से कम गुणनखंड होंगे होंगे कितने होंगे? सर 2। तो यहाँ पे हो सकता है कई बार, देखो अब एग्जाम में कैसा लिखेगा, द मिनिमम नंबर ऑफ ए फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर इज 1। अरे 1 नहीं होता, उसके 2 होते हैं, एक तो वो नंबर खुद और एक नंबर 1। क्या पूछ रहा है? फैक्टर्स पूछ रहा है, कम से कम इतना तो होना ही होना है। मैक्सिमम, सर मैक्सिमम तो हर अब आपको कि सर मैक्सिमम बताओ, अधिकतम बताओ। देखो हर एक के नंबर के लिए अलग नंबर्स होते हैं, जैसे 15 के लिए अलग है, 2 के लिए अलग है, 4 के लिए अलग। मैक्सिमम नहीं पता कर सकते आप, फिक्स नहीं है मैक्सिमम के लिए कि इतने ही होंगे, लेकिन मिनिमम पता है कि मिनिमम 2 तो होने होने, क्योंकि अगर 2 नहीं होंगे तो फिर तो वो नंबर ही नहीं है। क्योंकि अगर एक नंबर है तो उसमें एक का भाग जाएगा, वन का डिवाइड जाएगा, उसमें उस नंबर का खुद का भी डिवाइड जाएगा। तो इसका मतलब मिनिमम 2 फैक्टर्स तो किसी भी नंबर के होंगे, न्यूनतम 2 गुणनखंड तो किसी भी संख्या के होंगे होंगे। कौन कौन से? 1 एंड नंबर इटसेल्फ, एक तथा संख्या जो स्वयं होगी। पॉइंट नंबर 6, अब मल्टीप्लाई पे आ जाते हैं। सुनना, मल्टीप्लाई, सर एक मिनट रुक जाओ, बोलते नहीं ना बीच में। देखिए अब आ जाते हैं मल्टीपल्स पे, ध्यान से सुनना सभी स्टूडेंट पॉइंट को। एवरी नंबर हैज इनफिनाइटली मेनी मल्टीपल्स। प्रत्येक संख्या के अनगिनत अनंत गुणज होते हैं, समापवर्त्य होते हैं। ये बात हमने बार बार पढ़ी है कि सर किसी भी नंबर के आप मल्टीपल्स फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि वो नंबर कहीं रुकेगा ही नहीं मल्टीपल होते हुए। उसको तो चाहो जितना मल्टीप्लाई करो, चाहो जितना मल्टीप्लाई करो, तो उसके इनफिनाइट मल्टीपल्स होंगे, अनगिनत या अनंत गुणज होंगे उसके। क्योंकि अगर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 1 के बाद में करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जहां तक आपका मन करे वहां तक करते जाओ, अंत तो कभी होना नहीं है। तो उसके क्या हो जाएंगे? अनंत, अनगिनत गुणज या समापवर्त्य हो जाएंगे, उसके इनफिनाइट मल्टीपल्स होंगे। इस बात का ध्यान रखना। तो एवरी नंबर हैज इनफिनाइट मल्टीपल्स।
प्रत्येक संख्या के अनगिनत या अनंत गुणज होते हैं, लेकिन गुणनखंड या फैक्टर्स वो सर फाइनाइट होते हैं, क्योंकि वो 1 से स्टार्ट होंगे और उस नंबर पे जाके रुक जाएंगे। उसके फाइनाइट नंबर्स होंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, उसके निश्चित गुणनखंड होंगे, वो नंबर 1 से स्टार्ट होंगे और उस नंबर पे आके रुक जाएंगे। लेकिन सर मल्टीपल्स कभी नहीं रुकेंगे। मल्टीपल्स तो कहते हैं हमें मल्टीप्लाई करते जाओ, हम बढ़ते जाएंगे, वो कभी नहीं रुकेंगे, इसलिए अनगिनत या अनंत गुणज होंगे, इनफिनाइट मल्टीपल्स होंगे। 6 नंबर पॉइंट। पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है? एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। प्रत्येक गुणज उस संख्या से या तो बड़ा होगा या उससे बराबर होगा। इन दोनों एग्जाम्पल से आप देख लीजिए। अगर मैं 5 के मल्टीपल्स देखना चाहूं तो 1 से मल्टीप्लाई किया 5। क्या मुझे इसके मल्टीपल्स में कोई भी ऐसा नंबर बता दो जो 5 से छोटा है या इधर 20 से छोटा है, स्मॉलर देन 20 है? नहीं। क्या 5 के इक्वल है? हाँ। क्या 20 के इक्वल है? हाँ। इसका मतलब कि सर किसी भी संख्या के गुणज या समापवर्ती एवरी नंबर के जो फैक्टर्स सॉरी मल्टीपल्स हैं वो या तो उससे ग्रेटर देन होंगे या उसके इक्वल होंगे, या तो उससे बड़े होंगे या उसके बराबर होंगे, लेकिन कभी भी उससे छोटे या लेस देन नहीं होंगे। लेकिन हमारे जो फैक्टर्स होते हैं वो उससे हमेशा लेस देन होते हैं या इक्वल होते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि डिवाइड आगे कर नहीं सकते, इतना ध्यान रखो। फैक्टर बोले तो डिवाइड, गुणनखंड बोले तो डिवाइड, समापवर्तक बोले तो डिवाइड। डिवाइड नंबर से आगे कर नहीं सकते और मल्टीप्लाई नंबर से पीछे नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई नंबर से पीछे नहीं कर सकते तो मल्टीपल्स हमेशा आगे की तरफ होंगे और डिवाइड हमेशा पीछे की तरफ होंगे। एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक संख्या स्वयं की एक गुणज होती है। हाँ सर, क्यों क्यों नहीं सर? 5 का मल्टीपल 5 है या नहीं है? 20 का मल्टीपल 20 है या नहीं है? इसका मतलब एवरी नंबर हैज इटसेल्फ मल्टीपल, एवरी नंबर मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक संख्या स्वयं की एक गुणज होती है, प्रत्येक संख्या स्वयं की एक गुणज होती है, इस बात का ध्यान रखना। और फैक्टर्स में क्या होता है? फैक्टर्स में एक तो 1 और एक इटसेल्फ, वो दोनों गुणनखंड होते हैं। एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 1। क्या एक का गुणनखंड है सभी संख्याएं? एक का मल्टीपल है? हाँ सर, एक से किसी भी संख्या को आप मल्टीपल कर सकते हो, 20 हो चाहे 5 हो चाहे 5000 हो, तो प्रत्येक संख्या एक की गुणज होती है, क्योंकि उस नंबर को 1 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हो। अगर मैं कहूं कि सर 5000 1 का मल्टीपल है या नहीं, क्या 1 को 5000 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? कर सकते। इसका मतलब हर संख्या का एक का मल्टीपल है और एक हर संख्या का एक फैक्टर है, ध्यान रखना। 1 इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ और एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 1, यानी कि प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड है और एक के गुणज प्रत्येक संख्या, इस दोनों बातों का ध्यान रखना। तो गुणज तो प्रत्येक संख्या है और गुणनखंड एक है। एवरी नंबर बिकम्स जीरो व्हेन इट मल्टीपल्स बाय जीरो, सो दैट जीरो डजंट ए फैक्टर ऑफ एनी नंबर। शून्य से गुणा करने पर कोई भी संख्या शून्य हो जाती है, इसलिए शून्य किसी संख्या का गुणनखंड नहीं होता, ध्यान रखना। शून्य से गुणा करने पर कोई भी संख्या शून्य हो जाती है। अगर आप 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आएगा। इसका मतलब कि जो जीरो है वो किसी भी संख्या का गुणनखंड नहीं हो सकता, वो फैक्टर नहीं हो सकता, ध्यान रखना। प्राइम नंबर, ध्यान जानते हो अभाज्य संख्या है जिसमें केवल 1 और जो नंबर होता है उसका डिवाइड हो सकता है, उसके अलावा कोई भी नंबर का डिवाइड नहीं हो सकता प्राइम नंबर में। प्राइम नंबर हैज ओनली टू फैक्टर्स दैट आर 1 एंड नंबर इटसेल्फ। एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ। अभाज्य संख्या के केवल दो गुणनखंड होते हैं। कितने होते हैं? केवल दो गुणनखंड, एक तथा स्वयं वह संख्या होती है। कौन कौन सी? एक तो 1 और एक जो नंबर खुद लिखा हुआ है। अगर मैं आपसे मान लो मैं पूछूं 53 के गुणनखंड कितने होंगे, तो आपको सर 53 इज ए प्राइम नंबर, 53 एक अभाज्य संख्या है, इसका मतलब सर इसके गुणनखंड होंगे 2, एक 1 और एक 53, क्योंकि सर प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, इसलिए उसके उसके अंदर डिवाइड भी दो संख्या का हो सकता है, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद। उसके बाद में ए नंबर हैज मोर देन टू फैक्टर्स कॉल्ड कंपोजिट नंबर। अगर किसी भी संख्या के दो से अधिक गुणनखंड होंगे तो वह भाज्य संख्या कहलाएगी। सिंपल सी बात है कि देखो, अगर किसी नंबर में दो संख्या का भाग जा रहा है, वो ओनली टू नंबर से डिवाइड हो रही है, तो क्या कहलाएगी? प्राइम नंबर, यानी कि उस संख्या के फैक्टर्स कितने हैं? 2। लेकिन अगर किसी संख्या में
दो से अधिक संख्याओं का भाग चला जाए, दो से अधिक संख्याओं का भाग चला जाए, उसके अंदर मोर देन 2 नंबर्स का डिवाइड हो जाए, उसके फैक्टर्स मोर देन 2 हो जाए, तो वो नंबर क्या कहलाएगी? कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्यों कहलाएगी? मुर्दा में एक बार रुक जा। वो भाज्य संख्या क्यों कहलाएगी? भाज्य संख्या क्यों कहलाएगी? क्योंकि सर वो भाज्य संख्या इसलिए कहलाएगी क्योंकि उसके अंदर एक तो 1 और 12 का तो डिवाइड हो ही रहा है, इसके अलावा देखो इन नंबर्स का भी हो रहा है, 36 में 1 और 36 का हो रहा है, इसके अलावा इन नंबर्स का भी इसमें डिवाइड हो रहा है, 40 में 1 और 40 का तो हो ही रहा है, इसके अलावा इन नंबर्स का भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब कि सर अगर किसी संख्या के गुणनखंड मोर देन 2 है, 2 से अधिक है, तो वो संख्या एक कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या कहलाएगी। इस बात का ध्यान, क्या कह रहे हो मैं, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन वह प्राइम कब कहलाएगी, अभाज्य कब कहलाएगी? जब उस संख्या के गुणनखंड ओनली 2 फैक्टर्स हो, उसके केवल 2 गुणनखंड हो, मोर देन 2 नहीं हो, क्योंकि अगर 2 से ज्यादा हो गए तो वो तो अपने आप में क्या होगी? एक कंपोजिट नंबर होगी, भाज्य संख्या। क्योंकि देखो गुणनखंड होता क्या है एक्चुअली में, फैक्टर्स होते क्या है? डिवाइड होते हैं। अगर किसी संख्या में 2 से अधिक संख्याओं का भाग जा रहा है तो वो क्या कहलाती है? कंपोजिट कहलाती है, भाज्य कहलाती है। बस अरे फैक्टर्स को फैक्टर मत देखो, गुणनखंड को गुणनखंड मत देखो, फैक्टर को डिवाइड देखो। कि सर अगर किसी संख्या में केवल 2 ही संख्याओं का भाग जा रहा है, ओनली 2 नंबर से डिवाइड हो रही है, एक तो 1 और एक नंबर खुद, तो क्या होगा सर? वो प्राइम नंबर होगी, अभाज्य संख्या होगी। और डिवाइड का मतलब सर फैक्टर, गुणनखंड। लेकिन सर अगर ऐसी कोई संख्या है जिसमें 1 और उस नंबर का तो हो ही रहा है, उसके अलावा बहुत सारे नंबर्स का डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर क्या कहलाएगी सर? कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या कहलाएगी। और डिवाइड किसे कहते हैं? गुणनखंड या फैक्टर को कहते हैं। एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य है, वन इज नीदर कंपोजिट नोर प्राइम नंबर। एक ना तो भाज्य संख्या होती है ना ही अभाज्य संख्या होती है, इस बात का ध्यान रखना। और इस तरह हमारे सर 1 प्राइम नंबर होती है, सर 1 प्राइम नंबर होती है। 1 ना प्राइम होती है ना कंपोजिट होती है, एक ना तो भाज्य सर होता है ना कैसे? मैं बता रहा हूँ ना, याद कर लो इसको। सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होता है, ध्यान रखना, सबसे स्मॉलेस्ट जो सर प्राइम नंबर 1 होता है, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है ना, ध्यान रखना, आज के बाद में याद कर लेना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, इस बात का ध्यान रखना। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, माइक म्यूट कर लो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, इस बात का ध्यान रख लेना आज के बाद में। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। हाँ तो डाउट था तो बताएंगे, तो आपको टाइम देंगे ना डाउट का, तब पूछना ना। चलती क्लास में आप डाउट पूछोगे तो फिर मैं पढ़ाऊंगा कैसे? मैंने क्या कहा कि मैं जब कहूंगा बस तो मैं आपको सारे डाउट लेंगे, चलती क्लास में नहीं है ना। पहले मैं पढ़ाऊंगा, फिर अभी जैसे आपको पहले टाइम दिया था उसमें आपको वापस टाइम दूंगा। आप हैंड रेज करना, आपके मन में जो भी जिज्ञासा हो, जो भी आपके मन में कुछ बात आ रही हो, तो वो आप पूछना मेरे साथ, मैं आपको जरूर बताऊंगा। दूसरा, सर एक ऐसा नंबर जो लीव करके दूसरा लिंक ज्वाइन कर लो। सर एक इवन नंबर भी हो, दूसरा लिंक ज्वाइन कर लो। सर एक सम भी हो और अभाज्य भी हो, ऐसा कोई नंबर, तो सर वो भी कौन सा है? 2। क्योंकि बाकी किसी भी इवन नंबर में, जैसे मान लो मैंने 4 लिया, तो 4 में 1 और 4 का तो डिवाइड होगा ही होगा, इसके अलावा 2 भी होगा। तो मतलब प्रत्येक इवन नंबर में या प्रत्येक सम संख्या में 2 का तो डिवाइड होगा ना, होगा ना। एक तो वो नंबर खुद, एक वो नंबर इवन, 1 और इवन, इसके अलावा सर 2 का भी डिवाइड हो जाएगा। तो अगर किसी संख्या में 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाए या उसके 2 से मोर देन 2 फैक्टर्स हो, तो वो क्या कहलाती है सर? कंपोजिट कहलाती है। मतलब कि एक ऐसा नंबर जो इवन भी है, प्राइम भी है, सम भी है, अभाज्य है, वो कौन सा है? 2। अब आप ये बताओ, स्मॉलेस्ट, रुक जा एक मिनट, स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होगी? तो आप कहोगे सर विषम सबसे छोटी कौन सी होती है? 1, लेकिन 1 तो ना प्राइम ना कंपोजिट ना भाज्य ना अभाज्य, उसके बाद में 3, तो कौन सा होगा? 3। ये तीनों पॉइंट भी साथ में ध्यान रखना। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, ऐसा नंबर जो सम होके भी अभाज्य है, इवन और प्राइम दोनों है, वो भी 2। और स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? 3। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है?
3। इन तीनों पॉइंट्स को साथ में ध्यान रखना। एक बार के लिए मैं सारे पॉइंट्स एक बार वापस आपको कवर करवा देता हूँ, पीछे से ध्यान रखना। सारे पॉइंट्स आपको मैं कवर करवा देता हूँ, ठीक है सर। हाँ मैं सबसे 30 नंबर पॉइंट, एक न तो भाज्य है न अभाज्य है। वन इज नीदर कंपोजिट नॉर प्राइम, ध्यान रखना। दूसरा, ए नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स कॉल्ड कंपोजिट नंबर। किसी भी संख्या के अगर 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, गुणनखंड बोले तो सर भाग, फैक्टर्स बोले तो डिवाइड। अगर किसी भी नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स है, 2 से अधिक अगर गुणनखंड है, तो वो संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या, कंपोजिट कहलाएगी। यहाँ पर देख लीजिए। लेकिन अगर किसी संख्या के ओनली 2 फैक्टर्स है, केवल 2 गुणनखंड है, एक तो वो नंबर और एक नंबर, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, तो वो क्या कहलाएगी सर? प्राइम नंबर कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर, तो आप कितने कहोगे सर? 2, ध्यान रखना, क्योंकि प्राइम नंबर के फैक्टर कितने होते हैं? 2 होते हैं। इसके अलावा एवरी नंबर बिकम्स जीरो व्हेन इट मल्टीपल्स बाय जीरो, सो दैट जीरो डजंट ए फैक्टर ऑफ एनी नंबर। शून्य से गुणा करने पर कोई भी संख्या शून्य हो जाती है, इसलिए शून्य किसी संख्या का गुणनखंड नहीं होता है। तो अगर जीरो से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो, इसका मतलब जीरो इज नॉट ए फैक्टर ऑफ एनी नंबर। जीरो किसी भी संख्या का गुणनखंड या समापवर्तक नहीं हो सकता। तो आप क्वेश्चन आ सकता है जीरो इज ए फैक्टर ऑफ 5, तो आप क्या कहोगे? सर दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। जीरो 5 का एक गुणनखंड है, सर ये कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि जीरो किसी भी संख्या का गुणनखंड नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उससे डिवाइड करेंगे तो जीरो आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा। एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 1, प्रत्येक संख्या एक की गुणज होती है। हाँ सर, एक को अगर किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो वो संख्या आएगी। इसका मतलब कि 1 इज ए मल्टीपल ऑफ, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 1। एक का सभी संख्या गुणज होती है, और एक सभी संख्या का गुणनखंड होता है, ध्यान रखना। एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणज होती है। हाँ सर, क्यों नहीं होता? देखो 5 के मल्टीपल 5 है ना, 20 का 20 है, और इसके काउंटिंग में सर इन्फिनाइट, तो एवरी नंबर हैज इन्फिनाइट मेनी मल्टीपल। प्रत्येक संख्या के अनगिनत तो मल्टीपल होते हैं, गुणज होते हैं, और वो नंबर जो होती है वो खुद उसका क्या होती है सर? एक मल्टीपल होता है, ध्यान रखना। और एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर, प्रत्येक संख्या के जो मल्टीपल से गुणज होते हैं ना, वो या तो उस नंबर के बराबर होंगे या उस नंबर से ज्यादा होंगे, मोर देन नंबर होंगे, कभी भी लेस देन नंबर नहीं होंगे, कभी भी उस संख्या से छोटे नहीं होंगे। कौन? मल्टीपल नहीं होंगे। लेकिन फैक्टर कभी उससे बड़े नहीं होंगे, ठीक है। न्यूनतम गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है? 2, एक तो 1 और एक जो नंबर होती है। इसके अलावा सर किसी भी संख्या के जो गुणनखंड होते हैं वो उससे में से ज्यादा नहीं हो सकते, उससे में से या तो छोटे होंगे या उसके बराबर होंगे। और जो एक होता है वो सभी का गुणनखंड या फैक्टर होता है, और नंबर जो खुद होता है वो नंबर एक खुद उसका क्या होता है? फैक्टर होता है। इसके अलावा सर किसी भी नंबर के फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, प्रत्येक संख्या के निश्चित गुणनखंड या गुणनखंड होते हैं। ऐसा नहीं होता कि उसके अनिश्चित होते हैं, ठीक है। तो अब जिसको भी कुछ पूछना है वो अपना हैंड रेज कर दीजिए, वो अपना हैंड रेज कर दीजिए। जिसको भी कोई बात पूछनी है, कोई भी डाउट है या मन में कोई जिज्ञासा, अपना हैंड रेज कर दीजिए। हाँ मयंक, आप बोलो, आप क्या बोल रहे थे सर से? सर आपने 6 नहीं बताया। मैंने बताया है, आप देख लेना। ये अभी तो बताया था, अनंत होते हैं, इन्फिनाइट होते हैं। सॉरी सर। ओके, सबसे पहले देवांश बताइए, आपका क्या डाउट है? सर आपने वो जो हॉलीडे होमवर्क भेजा था, अरे उसके नहीं, अभी केवल इस पे बात करो। इस फैक्टर से रिलेटेड कोई डाउट हो तो इन पॉइंट से, उसकी क्लास के बाद में बात करेंगे ना, जाना मत। रिधिमा बताइए। सर बोलिए। सर मेरे पास एक नंबर है जो कि 9 डिजिट का नंबर है 9, तो 9 वो 3 से डिविजिबल है? आपके पास में कितना नंबर है? सर 9 डिजिट। 9 डिजिट है। यस सर। देखो 3 का पता ऐसे चलेगा कि उसमें अगर प्लस करने पर, अगर जैसे कोई भी नंबर आपने लिखा और उसको अगर प्लस करने पर अगर उसके अंदर जो डिजिट सम आएगा, यानी अंकों का जो योग आएगा, अगर उसमें 3 का डिवाइड होगा तो उसमें 3 का डिवाइड होगा। रूल ऑफ 3 पता है ना?
यस सर। सर वो 3 से डिविजिबल है? मुझे नहीं पता ना, वो तो आप पता करो कि अगर आपने जो भी आपके पास में नंबर है उसके सभी अंकों का जोड़ कर लो, उसके डिजिट्स का सम कर लो, और अगर उसके अंकों के योग में डिजिट्स के सम में अगर 3 का डिवाइड हो रहा है तो उस नंबर में भी 3 का डिवाइड होगा। सर बिकॉज लास्ट में 9 है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? लास्ट का तो रूल ही नहीं है ना, ऐसा कोई रूल थोड़ी दिखाया मैंने कि किसी भी नंबर का लास्ट का देख लो 9 हो तो उसके अंदर 3 का डिवाइड जाएगा। क्या मैंने ऐसा रूल लिखवाया आपको? नो सर। 3 का रूल क्या कहता है कि किसी भी नंबर के डिजिट्स का सम करो, पहले उसके अंकों को जोड़ो। अंक जानते ही हो, उसके अंदर अलग अलग अंक होते हैं, है ना। कुछ बच्चों को नहीं पता कि सर अंक क्या होते हैं, तो मैं बता देता हूँ। जैसे कोई भी आपने नंबर लिखा, मैंने 2 3 5 4 9 लिखा, इसके अंदर ये क्या है, ये सभी इसके अंक हैं, ये सभी इसके डिजिट्स हैं इस नंबर के, है ना। इन डिजिट्स का पहले सम करो, इन सबको प्लस करो, प्लस करने पर जो भी आंसर आए उसमें 3 का डिवाइड करो। अगर उसमें डिवाइड कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो इस नंबर में भी 3 का डिवाइड होगा, इसमें नहीं होगा तो इसमें नहीं होगा, चाहे लास्ट में चाहे कुछ भी लिखो उसका कोई इफेक्ट नहीं रहता। रिधिमा समझ में आया थैंक यू। डाउट? यस सर। ओके, चलिए और देखते हैं कि किसके मन में जिज्ञासा है, ताकि बाकी बच्चों को भी वो उसकी जिज्ञासा समझ में आ जाए। सृष्टि बताइए, आपके मन में क्या जिज्ञासा है? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या नहीं पता कर सकता मैं, क्योंकि संख्या कभी खत्म नहीं होती, तो अभाज्य संख्या कभी खत्म नहीं होती। जब तक संख्या चलेगी तब तक अभाज्य संख्या चलेगी, तब तक भाज्य संख्या चलेगी, तब तक सम संख्या या इवन नंबर चलेगी, तब तक विषम संख्या ऑड नंबर चलती रहेगी, तब तक उसके मल्टीपल्स गुण चलते रहेंगे। फैक्टर्स नहीं चलेंगे, ध्यान रखना सभी स्टूडेंट, फैक्टर हो जाते हैं तो तब तक चलता रहेगा। तो अभाज्य संख्या आप कभी पता नहीं कर सकते, ग्रेटेस्ट पता नहीं कर सकते, स्मॉलेस्ट पता कर सकते। ग्रेटेस्ट का कहाँ पता करोगे, कोई अंत ही नहीं है नंबर्स का, तो लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, तो नंबर्स भी बढ़ते जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। ओके सृष्टि? ओके, तनिष्का बताइए आपके मन की क्या जिज्ञासा है? उसका क्या बनाना 125 का? तनिष्का 125 का क्या बनाना है, मुझे ये तो बताओ। अच्छा, ये बाजे अबाजे इसका कैसे पता लगाएंगे? चलो ओके, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ फिर से। देखो, किसी भी नंबर को अगर आपको ये पता करना हो ना कि ये नंबर प्राइम है या कंपोजिट है, ये संख्या भाज्य है या अभाज्य, एक ट्रिक बता रहा हूँ, याद रखना। जैसे तनिष्का ने मुझे कहा कि सर 125 एक प्राइम नंबर है कंपोजिट, मुझे नहीं पता कि देखो, अब इसको देखने से तो मुझे पता चल रहा है कि इसमें 5 का डिवाइड हो रहा है, 25 का हो रहा है, लेकिन चलो मुझे नहीं पता कि इसमें, मुझे इतना पता है कि सर इसमें 1 का डिवाइड हो रहा है और एक 125 का हो रहा है, ये तो पता है। क्योंकि अगर इन दो के अलावा किसी भी नंबर का इसमें डिवाइड नहीं होगा तो वो नंबर क्या कहलाएगी, प्राइम। अगर इन दोनों के अलावा वन और इटसेल्फ, इसके अलावा किसी भी नंबर का अगर इसमें डिवाइड हो गया तो ये नंबर क्या कहलाएगी, कंपोजिट। कैसे पता करेंगे, एक बात बताता हूँ। सबसे पहले जो 125 बना, सुन लेना, एक ट्रिक बता रहा हूँ प्राइम और कंपोजिट की। ये जो 125 बना, इसको ये पता करो कि ये किन दो संख्याओं के स्क्वायर्स के बीच में आती है। स्क्वायर आप जानते हो ना, स्क्वायर मैंने लिखा है, बोला है स्क्वायर, बोला है यानी कि वर्ग बोला है। जैसे आपने कहा कि सर 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, इसी तरह ये किन दोनों के बीच में आती है? तो आपने कहा कि सर 11 का स्क्वायर होता है 121 और 12 का स्क्वायर होता है 144, तो सर इन दोनों के बीच में आती है ना। ये आप जब स्क्वायर याद रखोगे, इसीलिए मैंने कहा था ना 25 या 30 तक तो स्क्वायर रखना। तो सर ये 11 का स्क्वायर के बीच में आती है और ये सर 12 के स्क्वायर के बीच में आती है, इन दोनों के बीच में आती है। कैसे पता किया? सर इसका 121 होता है, इसका 144 होता है। तो पहले तो आपको ये पता करना है कि ये किन दोनों स्क्वायर्स के मिडिल में रहती है, किन दोनों के बीच में रहती है। तो ये पता चल गया। अब देखो ये किससे छोटी है, सर 12 के स्क्वायर से छोटी है, तो इसके पीछे की सभी प्राइम नंबर लिखनी है। कौन सी लिखनी है? प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या लिखनी है। तो बताओ 12 से छोटी सभी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कौन कौन सी है? एक तो 2, 3, 5, 7, इसके अलावा 11, 13 तो इससे ज्यादा हो जाएगी ना। तो ये क्या है सर, इसकी सभी प्राइम नंबर है ना। यही मेथड रहेगा इससे। पहले ये देखो, स्टेप नंबर फर्स्ट क्या हो गई, सबसे पहले ये पता करो किन दोनों के बीच में।
स्टेप नंबर 2, जो बड़ी इससे बड़ी कौन सी, ये वाली है ना, इससे सभी छोटी प्राइम नंबर लिखनी है, अभाज्य संख्या लिखनी है। स्टेप नंबर 3 क्या करना है, इस 125 जो लिखा हुआ है ना नंबर, इसमें पहले इसमें 2 का डिवाइड करना है, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद 3 का डिवाइड करना है, 5 का डिवाइड करना है, 7 का करना है, 11 का करना है, जो भी नंबर्स हैं। अगर इनमें से किसी भी से भी ये डिवाइड हो जाएगी तो ये नंबर कंपोजिट कहलाएगी या भाज्य कहलाएगी। अगर इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगी तो ये क्या कहलाएगी, प्राइम या अभाज्य संख्या कहलाएगी। चलिए चेक करते हैं, क्या इसमें 2 का डिवाइड हो रहा है? सर 2 के लिए लास्ट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए, नहीं हो रहा। 3 के लिए सर इसके अंकों को प्लस कर लो, 2 और 1 3, 3 और 5 कितना हो गया सर 8, 8 में 3 का डिवाइड नहीं होता तो इसमें 3 का भी नहीं होगा। क्या सर इसमें 5 का डिवाइड हो रहा है? हाँ सर 5 का हो रहा है। 7 का नहीं सर, 7 का नहीं होगा। 11 का, 11 का भी नहीं होगा। लेकिन सर हमें एक नंबर ऐसा मिल गया कि जिसका इसके अंदर डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड अगर एक भी ऐसा नंबर मिल गया ना इससे छोटा, तो वो नंबर क्या कहलाएगी, कंपोजिट कहलाएगी। वो नंबर क्या कहलाएगी, हमें भाज्य कहलाएगी। अगर यहाँ पर इनमें से कोई नंबर ऐसा नहीं होता जिसका इसके अंदर डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर प्राइम या अभाज्य संख्या कहलाती है। अब आप कोई भी आप प्राइम नंबर लेके अपने घर पे इसका ट्राई कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सभी स्टूडेंट अपने मन से कोई भी 2 नंबर लिखेंगे और उनको पता करेंगे कि सर ये प्राइम है या कंपोजिट है, और फिर मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे कि सर मैंने ये दोनों सर नंबर बनाए। अरे रुक जाओ एक मिनट, फिर ये मुझे सर व्हाट्सएप पे भेजो। अरे रुक जाओ, सर मैं थोड़ी देर के लिए लीव हो सकता हूँ, मुझे थोड़ा काम आ गया। अभी थोड़ी देर में क्लास ही एंड कर देंगे। ये समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आ रहा ना तो एक काम करना, ये वाली है ना रिकॉर्डिंग में काट के आपको भेजूंगा, इसको 3 बार देखना है ना। ये वाली रिकॉर्डिंग में कट करके इसको 3 बार भेजूंगा, आपको वापस देखना है। देखो करना कुछ नहीं है, पहले आपको जो भी नंबर दी हुई है पहले ये पता करना है कि सर ये किन दोनों स्क्वायर्स के बीच में आती है। तो पता चला सर 11 के स्क्वायर के और 12 के स्क्वायर के बीच में आती है। फिर पता चला कि 12 से पीछे पीछे, तो 12 इससे बड़ा है ना, तो 12 से पीछे की सभी प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या लिखनी है, जैसे 2 3 5 7 11 लिखनी है। अब क्या करना है, 2 का डिवाइड करके देखना है, 3 का करना है, 5 का करना है, 7 का, 11 का। अगर किसी भी एक भी नंबर से ये अगर डिवाइड हो जाएगी तो ये नंबर कहलाएगी कंपोजिट या भाज्य। अगर डिवाइड नहीं होगी तो ये प्राइम या अभाज्य कहलाएगी। इस बात का ध्यान रखना। तो कोई भी 2 नंबर आप ले लेना अपने मन से, है ना, उन पे ट्राई करना। जैसे चलो मैं ही आपको लिखवा देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ ना, एक तो जैसे मैंने लिख दिया 88, इसका पता कर लेना, है ना, उस तरीके से। और एक कर लेना सर 93 और एक कर लेना 107। बस पहले ये पता करना है कि किन दोनों स्क्वायर्स के बीच में आ रही है, और उसके बाद में जो बड़ा हो उससे पीछे के सभी प्राइम नंबर का इनमें डिवाइड करके देख लेना, आपको आसानी से ये काम हो जाएगा। चलिए रुको जाओ 1 मिनट, इसे नहीं बोलते, हैंड रेज रखो। अब देखते हैं किसकी मन की जिज्ञासा है। और चलो जिसके मन में भी कोई जिज्ञासा हैंड रेज करो। हाँ अंशिका बताओ। हाँ तो स्क्वायर तो वही होंगे। देखो 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर्स नहीं पता हो तो मैं लिख देता हूँ ना, अपनी नोटबुक में लिखना चाहो तो लिख लेना, है ना, मैं लिखवा देता हूँ। 1 2 का होगा सर 4, 3 का स्क्वायर होता है सर 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49, 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64, 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 81, है ना, और 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ओके, 11 स्क्वायर कितना होगा 121, 12 स्क्वायर होगा सर 144, 13 स्क्वायर होगा सर 169, 14 स्क्वायर इज इक्वल टू 196, 15 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 225, 16 स्क्वायर इज इक्वल टू 256, 17 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर कितना होगा 289 289, 18 का स्क्वायर 18 का होगा सर 324 324, 19 का होगा सर 371 300। क्या हुआ, एक काम करो, एक बार लीव करके दूसरा लिंक पर ज्वाइन कर लो सर 360। क्या हुआ,
ओके ना, स्क्रीन को लीव करके वापस ज्वाइन कर लो। 361 और 20 का होगा सर 400, है ना। ये सारे लर्न कर लेना और इसी के ऊपर ये सारे डिपेंड करेंगे, ठीक है। ओके, और बताइए किसी के मन में कोई जिज्ञासा है कुछ पूछने के लिए? अभी तो बताया था, चलो एक और बता देता हूँ ना। ओके, ये वाले तो आप बना लेना, मैं इधर साइड में एक दूसरा नंबर का बता रहा हूँ, है ना। एक बार के लिए सभी स्टूडेंट वापस देख लीजिए। एक नंबर में लिख रहा हूँ, अपने मन से लिख रहा हूँ। चलिए, मैंने लिखा सर 117 लिखा, और मैं इसका पता करता हूँ ये प्राइम है कंपोजिट। सबसे पहले ये पता करनी कि सर ये किन दो स्क्वायर के बीच में हो रही है। अब आप पता कर सकते हो इजीली कि सर 117 है तो ये सर 10 और 11 के बीच में कर रही है, क्योंकि 100 और 121, तो ये हो गया सर 10 का स्क्वायर, ये हो गया 11 का स्क्वायर, तो ये इन दोनों स्क्वायर्स के बीच में ये रहती है। कि पहला तो ये पता करना है। अब ये किससे छोटी है सर? 11 के स्क्वायर से। तो 11 के पीछे की सभी प्राइम नंबर लिखो। 1 नहीं होती है ना, 2 3 5 7। अब ये मत करना 11, केवल 7 तक होगी, ठीक है। अब क्या करना है सर, ये जो 117 लिखा हुआ है ना, इसमें पहले 2 का डिवाइड करो, 3 का करो, 5 का करो और 7 का करो। सबसे पहले 2 का डिवाइड, सर 2 का तो नहीं होगा, क्योंकि 2 क्या कहता है सर, किसी भी नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए, जो नहीं है, तो 2 से तो नहीं होगा। 3 का रूल क्या कहता है सर, 1 + 1 + 7 कर लो, इसके सभी डिजिट्स को सम कर लो। 1 और 7 और 8 1, और कितना हो गया सर 9। अब 9 में क्या 3 का डिवाइड होगा? हाँ सर, 9 में हमारे पास में क्या होगा, 9 में हमारे पास में 3 का डिवाइड होगा। 9 में किसका डिवाइड होगा सर? 3 का, क्योंकि 117 जो है, 3 का रूल क्या कहता है, इसके सभी डिजिट्स को सम कर लो। तो हमने सभी डिजिट्स को सम किया तो कितना आया 9। 9 में 3 का डिवाइड होता है, मतलब इसमें 3 का डिवाइड तो होगा। 5 का डिवाइड, सर रूल ऑफ 5 क्या कहता है, किसी भी नंबर का जो लास्ट डिजिट या वंश डिजिट इकाई का अंक वो 0 या 5 होना चाहिए, तो वो नहीं है, तो 5 का नहीं होगा। 7 का डिवाइड करके देखो 117 में, अगर लास्ट में 0 आ जाता है कैसे इस पर, 7 × 7 कितना हो गया सर 4 47, नहीं सर 47 में तो डिवाइड ही नहीं होता 7 का, है ना। चलिए फिर भी एक बार देख लेते हैं, 7 6 कितना होता है 42, सर कितना रह गया सर 5, नहीं सर 7 का भी नहीं होगा। लेकिन सर एक ऐसा नंबर हमें मिल गया कि जिसमें इसका डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है हमारे पास में, ये कंपोजिट नंबर है, ये एक भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं। अभाज्य कब होता? जब किसी भी नंबर का इसके अंदर डिवाइड नहीं होता, किसी भी नंबर का 117 में किसी भी नंबर का इसके अंदर डिवाइड नहीं होता ना इनमें से, तो ये क्या हो जाती है, प्राइम या अभाज्य हो जाती है। लेकिन अभी कंपोजिट है, क्यों? क्योंकि इसमें 3 एक ऐसा नंबर आ गया जिसका इसके अंदर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब ठीक है ना, अब सभी स्टूडेंट को पता चल गया होगा, है ना। तो ये 3 नंबर आपके लिए दिए हैं, बना लेना।